हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत के प्रमुख झील के बारे में कि भारत में कौन कौन से प्रमुख झील हैं। जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ झील का परिभाषा कि झील होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को इस बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, झील झील हमें किसे कहते हैं, सो यानी कि झील का डिफिनीशन। यह जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। यानी कि हम झील उसे कहते हैं जो जल का स्थिर भाग हो। जैसे कि नदी होती है वह हमेशा गति करती रहती है, लेकिन झील में ऐसा नहीं होता है। झील गति नहीं करता है, वह उसका जो जल होता है वह स्थिर रहता है। और हम झील उसे कहते हैं जो स्थिर रहता हो और वह चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है, उसे ही हम झील कहते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है इसकी दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है। यानी कि इसकी जो दूसरी विशेषता है वही कि इसका जो जल होता है वह स्थिर रहता है, वो हमेशा चलता रहता नहीं है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि झील कितने प्रकार के होते हैं और वह वह भारत के किन किन राज्यों में है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है झील के प्रकार, यानी कि झील कितने प्रकार के होते हैं। झील इसमें लिखा हुआ है टोटल 7 प्रकार के, यानी कि झील 7 प्रकार के होते हैं। और इनमें कौन कौन से झील होते हैं, उनके नाम और उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है मीठे पानी का झील, दूसरा खारे पानी का झील, तीसरा हिम नदीय झील, चौथा कृत्रिम झील, पांचवा क्रेटर झील, और उसके बाद छठा गोखुर झील और सातवां लैगून झील। अब हम थोड़ा सा इन सभी 7 झीलों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे पहला हमारा मीठे पानी का झील, यानी कि मीठे पानी का झील किसे कहते हैं। वैसा झील जिसका पानी पीने योग्य हो। मतलब इसका नाम मीठे पानी का झील है, इसका मतलब ये नहीं कि उस झील में चीनी घोली हुई हो या फिर उसका पानी जो है वह मीठा हो। इसका अर्थ है मीठे पानी का झील का अर्थ होता है कि वैसा झील जिसका पानी पीने योग्य हो। अब दूसरा है हमारा खारे पानी का झील, कि खारे पानी का झील किसे कहते हैं। वैसा झील जिसका जो जल हो वह लवणीय हो, यानी कि वह नमकीन जल होता है, उसे हम खारे पानी का झील कहते हैं। अब आगे हमारा तीसरा हिम नदीय झील। अब थोड़ा सा जानते हैं कि हिम नदीय झील किसे कहते हैं। हिम नदीय झील को इंग्लिश में कहते हैं, ये ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है। जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसके कारण जिस झील का निर्माण होता है उसी झील को हम हिम नदीय झील कहते हैं। अब हमारा चौथा है कृत्रिम झील। अब जानते थोड़ा सा कृत्रिम झील के बारे में कि कृत्रिम झील किसे कहते हैं। ये सारे जितने भी झीलें हैं ये सभी झील प्राकृतिक है, यानी कि जो प्राकृतिक के द्वारा निर्माण किया गया झील है उसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं, यानी कि जो स्वयं होया हुआ उसे। और कृत्रिम झील उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा खोद कर, यानी कि जिसे मानव खुद से निर्माण करता है उस झील को हम कृत्रिम झील कहते हैं। अब आगे जानते हैं थोड़ा सा क्रेटर झील के बारे में। इन सभी में 7 झील हैं, लेकिन इन 7 झील में भी 3 झील सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन तीनों झील से अधिकतम टाइम जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ये झील क्रेटर झील, गोखुर झील और लैगून झील, क्रेटर झील, गोखुर झील और लैगून झील, इन तीनों झील के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से बताऊंगी। जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ क्रेटर झील के बारे में कि क्रेटर झील क्या है और इसका निर्माण किस तरीके से होता है उसके बारे में। क्रेटर झील वैसा झील जिसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण होता है, यानी कि वैसा झील जिसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने, यानी कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र में गड्ढे हो जाते हैं और उसमें किसी भी कारण से या फिर जगह से वर्षा होता है या फिर किसी नदी वहाँ पर से गुजरती है तो उसके कारण उसमें जल भर जाता है। तो उस प्रकार यानी कि ज्वालामुखी के विस्फोट से जिस झील का निर्माण होता है उस झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं हम गोखुर झील के बारे में कि गोखुर झील किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा झील जिसकी आकृति गाय के खुर के समान होती है उसे हम गोखुर झील कहते हैं। यानी कि वैसा झील जिसकी आकृति गाय के खुर के समान होती है। गाय का खुर लगभग इस प्रकार से रहता है, ऐसे गाय के खुर के समान होता है। कभी कभी नदी जो निकलती है वह नदी हमेशा मतलब वह ढलान होती है, पहाड़ से निकलती है, ऊपर बहुत ज़्यादा ढाल रहता है और नीचे कम ढाल, तो वह उसी की तरफ बढ़ती है। यानी कि जिधर कम ढाल रहता है वह उसी की तरफ बढ़ना चाहती है।
जहाँ पे मतलब इधर से मानिए नदी बह रही है और जहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऊंचा स्थान आता है वहाँ पर तो नदी मतलब अपना नहीं जा पाती है और वहाँ पर से अपना दिशा बदल लेती है। यानी कि इधर थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है, इसीलिए नदी इसके ऊपर से क्रॉस करेगी और फिर इधर आएगी, मतलब ये जो ऊंचा वाला क्षेत्र है ये बच जाएगा। और जब नदी इधर से भी बहेगी और यहाँ से भी बहेगी, यानी कि दोनों तरफ से जब नदियाँ बहेगी तो वो नदी जो बहती है वो अपने आसपास की जो क्षेत्र होता है उसका जो तट होता है उसमें हमेशा दबाव होता रहता है और उससे उसका जो मिट्टी होता है वह कटता रहता है। और उसका मिट्टी का कटाव होते होते कभी ऐसा समय आता है कि यह जो नदी जो बह रही होती है पूरे सट जाता है और उसके बाद इसके कारण जो इस क्षेत्र का जो निर्माण हो जाता है और इसमें नदी का पानी जब चला जाने लगता है, यानी कि इसमें जब पानी भरने लगता है तो ऐसे क्षेत्र को ही हम गोखुर झील कहते हैं। यानी कि इस तरीके से जिस झील का निर्माण होता है उस झील को हम गोखुर झील कहते हैं। अब आगे जानते हैं लैगून झील के बारे में। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पहले क्रेटर झील गोखुर क्रेटर और गोखुर ये दोनों झील के बारे में जान गए हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं लैगून झील के बारे में कि लैगून झील का निर्माण कैसे होता है। वैसा झील जिसका निर्माण समुद्र से होता है, वैसा झील जिसका निर्माण समुद्र से होता है। यानी कि यह लैगून झील उसे ही हम कह सकते हैं जो समुद्र के किनारे होता है। कभी कभी समुद्र का जो तट होता है, मानिए यहाँ पर तक समुद्र है और इसका ये तट है और यहाँ तक पानी आते रहता है और कभी मतलब इसके साइड का जो कूड़ा कचरा होता है या फिर मिट्टी ही होती है वह टीला के टाइप में रहती है और उसके आगे से आ जाती है। यानी कि समुद्र यहाँ तक था और उसके आगे से कोई मिट्टी उट्टी का ढेर आ गया या फिर कूड़ा कचरा ही आ गया और उसके कारण इसका जो आगे का जो ये क्षेत्र होता है यह बंद हो जाता है। और इस प्रकार से जो क्षेत्र बन जाता है और उसमें जब जल भर जाती है तो वह उस तरीके से निर्माण झील को हम लैगून झील कहते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग क्रेटर झील, गोखुर झील तथा लैगून झील के बारे में जान चुके हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं लैगून झील के बारे में विस्तार से। लैगून झील यह खारे पानी का झील होता है। हम लोग जानते हैं समुद्र का जो जल होता है वह खारा जल होता है, यानी कि उसका जल नमकीन होता है और लैगून झील का जो निर्माण होता है यह समुद्र के कारण ही होता है। इसलिए इसमें भी इसका भी जो जल होता है यह समुद्र का जल होता है और इसलिए इसका जल खारे पानी का जल होता है। अब इस प्रकार से हम लोग झील के बारे में जान गए हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में झील है उसके बारे में और किन किन राज्यों में कितने कितने झील है और उनका नाम क्या है। सो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा भारत के किन किन राज्यों में झील है, यानी कि भारत के किन किन राज्यों में झील है उनका नाम। अब हम लोग यहाँ पे क्रम से जानते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में झील है उसके बारे में। यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के नीचे लिखा हुआ है उत्तराखंड, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उसके नीचे लिखा हुआ है सिक्किम, उसके नीचे मणिपुर। अब इतना इधर हमारा 6 लिखा हुआ और उसके ऊपर इधर आते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ सबसे पहला राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा। यानी कि भारत के कुल 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें झील पाए जाते हैं। यानी कि भारत के 11 राज्यों में झील हैं और वो राज्य कौन कौन से हैं उसका नाम हम अभी यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में कितने झील हैं और उनका नाम क्या है और वो किस तरह के झील हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील है उनका नाम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारा लिखा हुआ है इसमें कुल 8 झील है। 8 झील में पहला कौन है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका पहला है अनंतनाग झील, उसके बाद दूसरा है बैरीनाग झील, तीसरा है शेषनाग झील और चौथा है यहाँ पे नागिन झील, पांचवा है बिशनसर झील, उसके बाद चौथा है यहाँ पे छठा मानस बल झील और उसके बाद 7वां डल झील और 8वां है बुलर झील। अब डल झील जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उस झील को हम श्रीनगर, यानी कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर का गहना कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा बुलर झील, डल झील के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जान गए। अब थोड़ा सा बुलर झील के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बुलर झील के बारे में। बुलर झील भारत का सबसे बड़ी झील है, यानी कि जो बुलर झील है यह भारत में सबसे प्रथम स्थान रखती है। यह सबसे बड़ी झील है और यह जो बुलर झील है यह मीठे पानी का झील है। अब हम लोग इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में कितने झील हैं उसके बारे में जान चुके हैं। अब इसमें कुल 8 झील है, लेकिन ये जो डल झील और बुलर झील है, ये डल
और बुलर, ये दोनों झील अब हम लोग जानते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुकी है, जिसमें जम्मू कश्मीर 2 भाग में बट गया है, जिसके ऊपर का जो शीर्ष है वह यहाँ पे आप फिगर में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ ये पूरा था पहले जम्मू कश्मीर, अब ये 2 भाग में बट गया है और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसे हम लद्दाख कहते हैं, और यह जो डल और बुलर झील है यह अब उसी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए डल और बुलर झील को हम लद्दाख में भी कह सकते हैं कि यह झील अब लद्दाख में है। अब थोड़ा सा इस प्रकार से हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जान गए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील हैं उसके बारे में। अब जानते हैं उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड में कौन कौन से झील हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ उत्तराखंड में सबसे पहला जो है यहाँ पर का झील है नैनीताल। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से जम्मू कश्मीर के बारे में बताना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर के लगभग जितने भी झील हैं इन सभी में नाग यानी कि नागिन से जुड़ी हुई बातें मिल रही है, यानी कि इसके अधिकांशतः झीलों में नाग से जुड़े हुए बात है। यानी कि अगर हमें याद करने की बात आए तो हम इसे याद कर सकते हैं कि जिन जिन झील के नाम में नाग लगा हुआ या फिर नाग से संबंधित कोई बात कही गई हो तो वह झील निश्चित ही जम्मू कश्मीर में स्थित होगा। अब थोड़ा सा अब हम उत्तराखंड में आते हैं फिर से कि उत्तराखंड में किन किन प्रकार का झील है और वह कौन कौन सा है उसके बारे में। उत्तराखंड में हमारा पहला झील यहाँ पे लिखा हुआ है नैनीताल झील। पहला है नैनीताल झील, दूसरा है सातताल झील, तीसरा है राकसताल झील, चौथा है मालाताल झील, पांचवा है देवताल झील, छठा है नौकुचिया ताल झील, अब सातवा है खुरपा ताल झील और आठवां है रूपकुंड झील। अब रूपकुंड झील को भी हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है कंकाल झील। यानी कि जो रूपकुंड झील है जो उत्तराखंड में स्थित है इसका दूसरा नाम भी और इसका दूसरा नाम कंकाल झील है। रूपकुंड झील को हम दूसरे नाम से जानते हैं जो है कंकाल झील। अब जिस प्रकार से हम लोग ऊपर देखे हैं जम्मू कश्मीर के झील में अधिकांशतः झील में नाग जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ उत्तराखंड के झील के बारे में। इनके झील में अधिकांशतः झील में यहाँ पे ताल जुड़े हुए, यानी कि वैसा झील जिसमें ताल जुड़े हुए होते हैं वो झील मतलब कि ये उत्तराखंड का ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 झील आप लोग देख रहे होंगे जो नीचे है, सिर्फ 3 ही झील है जिसमें ताल नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी बात जितने भी सारे झील हैं इसके ऊपर वो सारे झील हैं उत्तराखंड में। अब थोड़ा सा जानते हैं कि किन किन झील के लास्ट में यानी कि ताल जुड़ा हुआ है और वह उत्तराखंड में नहीं है। अब इसे हम राज्य के हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बारे में बता चुके हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं दूसरे राज्यों के बारे में और दूसरे राज्यों के झील के बारे में। अब आगे जानते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से झील है। हिमाचल प्रदेश में 2 झील है जिसमें है सूरजताल झील और दूसरा है चंद्रताल झील। यहाँ पे उत्तराखंड के भी अधिकांशतः झील में ताल लगे हुए थे और यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी 2 झील है जिसमें ताल लगे हुए हैं। अभी भी हमारा एक झील बचा हुआ जिसमें ताल जुड़े हुए होते हैं। तो आपको इन जो ताल वाले जो झील है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसे अच्छे तरीके से याद करना है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मेरे वीडियो को रोक करके और इसे समझते रहिएगा। अब इस प्रकार से हम 2 ताल वाले झील को समझ लिए जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब आगे जानते हैं उत्तर प्रदेश में कौन से झील है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में बस हमारा एक ही झील है जिस झील का नाम है रामगढ़ ताल झील। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक झील है जिस झील का नाम है रामगढ़ ताल झील, यानी कि उत्तर प्रदेश के झील का नाम है रामगढ़ ताल झील। अब उसके नीचे जानते हैं थोड़ा सा उसके आगे कौन सा राज्य आता है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के नीचे आता है हमारा राज्य सिक्किम में भी एक ही झील है जो झील है चोलामू झील। यानी कि सिक्किम प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। अब हम लोग थोड़ा सा सिक्किम के झीलों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सिक्किम का जो चोलामू झील है इसके बारे में थोड़ा सा, यह झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि यह जो चोलामू झील है यह भारत के जितने भी झील हैं उनसे सबसे ऊंचे स्थान पर यही झील स्थित है। यानी कि चोलामू झील यह भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। अब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के बारे में जान चुके हैं। अब आगे जानते हैं मणिपुर के बारे में कि मणिपुर में कौन सा झील है। मणिपुर में भी बस एक ही झील है जिस झील का नाम है लोकटक झील। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। अब जानते थोड़ा सा लोकटक झील के बारे में विस्तार से। यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। यानी कि अगर लोकटक झील के बारे में अगर पूछा जाए तो यह पूर्वोत्तर भारत यानी कि
पूरब और उत्तर, यानी यह जो मणिपुर है यह हमारा 7 सिस्टर यानी कि जो 7 बहनों का देश राज्य कहा जाता है भारत में, 7 सिस्टर उसका हिस्सा है मणिपुर। और यह जो 7 सिस्टर यह पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है, इसलिए इसे यहाँ पर जो एक झील है लोकटक झील को पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहा जाता है। यानी कि जो लोकटक झील है यह मीठे पानी का झील है और यह जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। इस झील में कोवललाम जालो यानी कि कोवललाम जालो नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। यानी कि ये जो मणिपुर का जो लोकटक झील है इसमें एक पार्क बना हुआ है जो एक तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ जो यह एक पार्क है, यह मणिपुर में स्थित है। और यह मणिपुर के कौन सा झील, यहाँ पे लोकटक झील, यह लोकटक झील में स्थित है जो दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। अब इस प्रकार से हम लोग मणिपुर के झील के बारे में जान चुके हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं राजस्थान के झील के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से झील है और उनका नाम क्या है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान में कुल 5 झील है। अब जानते हैं उनका नाम। इसमें पहला लिखा हुआ है राजसमंद झील, उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है जयसमंद झील, उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है फतेह सागर झील, तीसरा लिखा हुआ है डिडवाना झील और 5वां लिखा हुआ है सांबर झील। अब हम लोग थोड़ा सा इसके नोट्स को पढ़ते हैं, यानी कि राजस्थान में जो झील है उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। यह झील भारत का खारे पानी का झील, यानी कि यह बात जो है यह सांबर झील के बारे में हो रही है कि सांबर झील जो भारत की खारे पानी का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। यह जो सांबर झील है यह भारत का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अब इस प्रकार से हम लोग राजस्थान के झील के बारे में भी जान चुके हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं उसके आगे वाले झील के बारे में, यानी कि इसके आगे हम लिखे हुए हैं महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में कौन सा झील है और उसका नाम क्या है और उसके थोड़ा सा उसकी विशेषता के बारे में। महाराष्ट्र में भी हमारा सिर्फ एक ही झील है जिसका नाम है लोनार झील। अब जानते हैं थोड़ा सा लोनार झील के बारे में। यह झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। यह एक खारे पानी का झील है, यानी कि ये जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है और यह एक खारे पानी का झील है। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं इसी के बारे में। इस झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ है, यानी कि यह जो लोनार झील है इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकरा जाने के बाद जो गड्ढा हो जाता है उसके कारण से हुआ है। अब हम लोग यहाँ महाराष्ट्र के बारे में भी जान चुके हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं केरल के बारे में। केरल में हमारा 3 झील है, जिसमें पहला है पेरियार झील, दूसरा है अष्टमुडी झील और तीसरा है वेम्बनाड झील। यानी कि केरल में 3 झील हैं, जिसमें पहला है पेरियार झील, दूसरा है अष्टमुडी झील और तीसरा है वेम्बनाड झील। अब जानते हैं केरल के झीलों के विशेषता के बारे में। यह झील केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है, यानी कि यह जो बात हो रही है यह वेम्बनाड झील के बारे में हो रही है। वेम्बनाड झील जो है यह केरल की सबसे बड़ी भारत की सबसे लंबी झील है। अब इस प्रकार से हम आपको इतने राज्यों के झील के बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमारा कुल लिखा हुआ यहाँ पे 11 राज्य, जिसमें अभी मैं आपको बताई हूँ सिर्फ 9 के बारे में। अब हमारा 2 राज्य बचा हुआ है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब हम आप लोग ये जो इतना हम बता चुके हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ी देर में आपको बताती हूँ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के झीलों के बारे में। अब हम लोग जानते हैं बचे हुए राज्य के झीलों के बारे में। अभी हम आप लोगों को इन 11 में से 9 झीलों के बारे में बताई थी। अब थोड़ा सा जानते हैं 2 झील, यानी कि आंध्र प्रदेश के झील और उड़ीसा के झील के बारे में। आंध्र प्रदेश में 2 झील हैं, जिसमें पहला है कोलेरू झील और दूसरा पुलिकट झील। अब जानते थोड़ा सा इन झीलों की विशेषता के बारे में विस्तार से। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, यानी कि जो पुलिकट झील है यह भारत की सबसे बड़ी झील है और यह एक लैगून झील है। और लैगून झील के बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से बताई थी कि वो ऐसा झील जिसका निर्माण समुद्र से होता है, वैसे झील को हम लैगून झील कहते हैं। और यह जो पुलिकट झील है यह भी एक लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि यह जो पुलिकट झील है इसका 84% यानी कि 100 में से 84% जो भाग है यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है और जो बचा हुआ 16% भाग है यह तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास है, यानी कि यह जो पुलिकट झील है यह सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास ही स्थित है। अब इस प्रकार से मैं आप लोगों को यहाँ
आंध्र प्रदेश के झील के बारे में बता दी हूँ। अब थोड़ा सा जानते हैं उड़ीसा के झील के बारे में कि उड़ीसा की झील की कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में। उड़ीसा में है एक झील, इसका नाम है चिल्का झील, यानी कि उड़ीसा में सिर्फ मात्र एक ही झील है, उस झील का नाम है चिल्का झील। यह झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, यानी कि जिस प्रकार से पुलिकर झील भी यह एक लैगून झील थी, उसी प्रकार से यहाँ जो यह उड़ीसा की झील है चिल्का झील, यह भी वहाँ पे एक ही झील है और यह भी झील जो है यह भी है लैगून झील। और लैगून झील के बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से बता चुकी हूँ। उसके बाद आगे जानते हैं, यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, यानी कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि लैगून झील यह समुद्र से इसका निर्माण होता है और समुद्र में खारा जल होता है, और इसलिए जब जो भी झील यानी कि जो लैगून झील होगा उसका जो जल होगा वह खारा ही होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे चिल्का झील जो है यह भी लैगून झील है, इसलिए इसका जो जल है यह खारे पानी का झील है। और यह झील जो है यह तटीय झील है, यहाँ पे लिखा हुआ है यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, यानी कि चिल्का झील है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह एक तटीय झील है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दी कि भारत के किन किन राज्यों में झील स्थित है और वो कौन कौन से और किन राज्य में कितने कितने झील हैं और उनकी विशेषता के बारे में विस्तार से बता चुकी हूँ। अब थोड़ा सा जानते हैं यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे भारत के प्रमुख झील के बारे में बताई हूँ और इसकी क्या विशेषता यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जिसमें पहला लिखा हुआ यहाँ पे प्रथम एरो, भारत की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील, यानी कि भारत में मीठी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है उसके बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है बुलर झील। इस प्रकार से दूसरे झील के बारे में जानते हैं, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, यानी कि भारत की खारे पानी का जो सबसे बड़ा झील है उसका नाम है चिल्का झील। अब आगे जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, यानी कि भारत की खारे पानी की झील हो लेकिन वह अंतःस्थलीय, यानी कि यह झील नीचे हो, यानी कि धरातल के नीचे, वैसे झील को हम वैसा झील जो हमारा भारत में है उस झील का नाम है सांबर झील। अब जानते हैं आगे, भारत की सबसे लंबी लैगून झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील जो लैगून झील हो उस झील का नाम है चिल्का झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, यानी कि लैगून झील तो हो लेकिन उसमें सबसे बड़ी हो उसे हम चिल्का झील कहते हैं। भारत की सबसे लंबी झील, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है उसके बारे में। भारत की सबसे लंबी झील का नाम है वेम्बनाड झील। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और कृत्रिम झील के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बताई थी कि वैसा झील जिसका निर्माण मानवों के द्वारा, यानी कि मानव खुद करते उसे खोद करके उसका निर्माण करते हैं, वैसे झील का नाम, यानी कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कि जिस झील का निर्माण मानव ने किया है उस झील में अगर सबसे बड़ा झील की बात कही जाए तो उस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और इस प्रकार से मैं आपको भारत के प्रमुख झील के बारे में विस्तार से बता चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। और इन जो झील के बारे में आपको ही बताई हूँ इससे अधिकांशतः क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम्स जो होते हैं उसमें अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी वीडियो को आप लोग देखे हैं, इससे अधिकांशतः क्वेश्चन उसका सॉल्व हो पाएगा आप लोगों से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।